Hello everyone, this is Chaman Paretha and welcome all of you on my YouTube channel. Today we'll discuss about the topic of agriculture management. यानी कि जो चेंजेज हुआ है, कुछ चेंजेज हुए हैं रेट लेवल सेकंड 2 का जो सिलेबस है साइंस वालों के लिए, तो उसमें कुछ टॉपिक्स जोड़े गए हैं। वो सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा। तो उसमें एक चैप्टर या एक यूनिट है, यूनिट 5 में एक टॉपिक जोड़ा गया है, वो है कृषि प्रबंधन। ओके, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। तो इसी के बारे में आज हम छोटा सा ये टॉपिक है, इसको यहाँ पर समझने वाले हैं। और हाँ, आपको एक बात बता दूं, जो ये लेवल रहेगा, जो जितनी भी 6 to 8 आरबीएससी की जो बुक्स है, उन्हीं को आप एक बार रीडिंग कर लीजिए। इसमें से पूरा जो है आपका सिलेबस इससे डिसाइड किया गया है, पूरा सिलेबस इसी में कवर हो जाएगा। तो आरबीएससी की जो बुक है क्लास 8th की 2019 एंड 20 में जो अभी प्रीवियस ईयर की जो बुक्स थी, जो अभी कंटिन्यू है, तो उसी से ये टॉपिक कवर किया गया है। क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1, क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 1। ओके, तो जो हमारा सिलेबस था उसमें दे रखा था एग्रीकल्चर मैनेजमेंट का। इसमें यहाँ पर फसलें उसके प्रकार ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट कृषि पद्धतियां और राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, तो ये वहां पर दे रखा है। 1.2 एंड 1.3 वाला टॉपिक, दोनों टॉपिक वहां पर दे रखे हैं। 1.4 भी नहीं है, फसल और पर्यावरण, यानी कि जो फसल और पर्यावरण का क्या रिलेशन है ये भी वहां पर नहीं है, बट आप ये कॉमन क्वेश्चन है, इनको भी आप देख सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फसल और उसके प्रकार। ओके, तो फसल के बारे में हम जानते हैं कि फसल क्या होती है। बेसिकली फसल एवं उसके प्रकार क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं, या तो यहाँ पर जब आप देख पा रहे हो कि इसमें फसल के प्रकार है, जैसे पादप का नाम है आम, बेर, गेहूं और जौ, चना, सरसों, तो ये सब फसलों के प्रकार हैं। बाकी जो है फसल क्या होती है इसके बारे में आप जानते होंगे। जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। फसल जो अभी आपका जो भोजन में आप ग्रहण कर रहे हो, सब फसल के थ्रू ही वो आपके तक आया है। वो फसल उत्पादित हुई है, तब आप उसको उसको ले पा रहे हो, उसको ग्रहण कर पा रहे हो। बाकी है, नेक्स्ट है जो हमारे सिलेबस में दे रखा है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट है फसलों के प्रकार। तो फसलों के प्रकार क्या क्या होते हैं उसको भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। सबसे पहले ऋतुओं के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो ऋतुओं के आधार पर फसलों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऋतुओं के आधार पर फसलों के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन-कौन से हैं? रबी की फसल है, खरीफ और जायद की फसल है। रबी की फसल के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। ये अक्टूबर से फरवरी के मध्य फसल होती है। और एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, यानी कि इसको अक्टूबर में बोया जाता है और जो इसकी कटाई होती है फसल की, वो कब होती है? फरवरी तक, फरवरी या मिड फरवरी तक इसकी कटाई कर ली जाती है। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। सेकंड है खरीफ की फसल। अब खरीफ क्या होता है? ये बोई जाती है जून में और इसको कब काटा जाता है? सितंबर में, मिड सितंबर के आसपास इसको काट लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल है कौन कौन सी फसलें खरीफ की फसलों में आती है? ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द आदि। ओके, और लास्ट है जायद की फसल। तो आप चाहो तो याद रख लो, जैसे आपको इसमें याद नहीं है तो अक्टूबर टू फरवरी, और फरवरी से बाद क्या है? मार्च। तो मार्च में कौन सी आ जाएगी? जायद वाली। ठीक है, 3rd नंबर की जायद वाली जो फसल है वो मार्च में बोई जाती है और कब काटी जाती है? जून में। ओके, और इसके जो एग्जाम्पल है खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी आदि। यानी कि जो जितनी भी फसलें जो यहाँ पर बीज जिनमें होता है, जो बेसिकली जैसे ककड़ी हम कहें, और तरबूज है, खरबूजा है और लौकी आदि है, तो ये सब क्या होती है? जायद की फसल होती है। नेक्स्ट है, या अब है कृषि पद्धतियां। जो हमारा टॉपिक दे रखा है सिलेबस में, कृषि पद्धतियां। तो कृषि पद्धतियों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कृषि पद्धतियां होती क्या है। ठीक है, तो कृषि पद्धतियों की स्टार्ट करते हैं। कृषि पद्धतियां खेती के जो चरण होते हैं ना, जिनमें हम फसल को, किसी फसल को वहां पर उगाते हैं, फिर उसकी बुआई करते हैं, जुताई, बुआई, कटाई से लेकर उसका भंडारण तक, उसको जब किसान जो मंडियों तक ले जाता है, तो ये पूरा किसके अंतर्गत आता है? कृषि पद्धतियों के अंतर्गत। एग्रीकल्चर जो स्टेप्स होती है उसके अंतर्गत आता है। तो किसी फसल का उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान को कई प्रकार के क्रियाकलाप कार्य करने पड़ते हैं। फसल को कहाँ से? बोने से लेकर काटने तक करने होते हैं।
तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सी पद्धति स्टेप्स काम में आती है। सबसे पहले तुम क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करने का यहाँ पर मेरा ये मतलब है कि जब किसान सबसे पहले अपनी जो जहाँ पर फसल बोना चाहता है, जिस जमीन पर फसल बोना चाहता है अपने खेत में, उसकी पहले क्या करेगा, उसको जो है उसकी जुताई करेगा। उसकी क्या करेगा, जुताई करेगा। किसकी सहायता से? हल या जोत की सहायता, ट्रैक्टर की सहायता से, ठीक है। तो सबसे पहले तो उस भूमि को क्या करेंगे हम, उसको जो है यहाँ पर जैसा कि दे रखा है, सबसे पहले आप अपने खेतों के आसपास में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि कई बार खाली दिखाई देते हैं, इनमें फसल नहीं होती है। तो फसल की बुआई से पहले खेत में क्या-क्या करना चाहिए जानते हैं। तो जो पहले क्या है कि जो जुताई के लिए कौन-कौन से साधन काम में आते थे, पशुओं द्वारा होती थी, अभी भी होती है कई जगहों पर, पारंपरिक तरीका है। दूसरा है ट्रैक्टर द्वारा। तो होता क्या है, ये मिट्टी तैयार करना, इसी को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो खेती में फसल की बुआई से पहले हल क्यों चलाते हैं? अगर हमें फसल की उसमें बुआई करनी है, फसल उसमें बीज बीज रोपित करना है उस जमीन में, उससे पहले बुआई करना आवश्यक क्यों है? ये आवश्यक इसलिए है, इसके कारण यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दे रखे हैं। फसल उगाने से पहले किसान सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है। वह खेत में हल चलाकर मिट्टी को उलट-पुलट कर पोली कर देता है। अब पोली मिट्टी क्यों? पोली मिट्टी क्यों करनी है हमें? तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हम यहाँ पर जानते हैं। बीज ऊपरी परत से थोड़ा नीचे चले जाएगा, जिससे अंकुरण सरलता से हो जाता है। क्योंकि जब वो पोली मिट्टी मिट्टी को उलट-पलट करता है ना, उलट-पलट कर पोली कर देता है, तो ऊपर की जो मिट्टी होती है वो नीचे आ जाती है और वो एक-दूसरे से मिक्स अप हो जाती है। तो यहाँ पर जो बीज ऊपरी परत में जो हम बीज डालेंगे पोली मिट्टी में, वो क्या होगा? वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि मिट्टी क्या है? पोली है। और इससे क्या होगा? अंकुरण यानी कि बीज का जो अंकुरण है, वो सरलता से हो जाएगा। नेक्स्ट है, नए पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि वो जो बीज है, वो नीचे जो है रोपित हो चुका है, तो इसके बाद इसकी जो जड़ें हैं, वो आसानी से गहराई तक जा सकती है। नेक्स्ट है, नए पौधे की जड़ें आसानी से शोषण कर सकती है। मिट्टी में रहने वाले एक लाभदायक जो सूक्ष्म जीव होते हैं, तो मिट्टी में हम जानते हैं सूक्ष्म जीव केंचुआ आदि होते हैं, तो उनकी जो वृद्धि करने में पॉली मिट्टी सहायक होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो पॉली मिट्टी सहायक क्यों होती है, पॉली मिट्टी का क्या लाभ है? तो वहाँ पर कोई 3 ऑप्शन होंगे और कोई एक नहीं होगा, तो वहाँ पर वो उसमें हमें टिक करना होगा कि कौन-कौन से ऑप्शन इसमें जो है ये पॉली मिट्टी के लाभ होता है। तो 3 ऑप्शन राइट है, तो उपरोक्त सभी हमें वहाँ पर करना होगा। तो इसका एक और यहाँ पर है, मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्मजीवों केंचुओं की वृद्धि करने में सहायक होती है। मिट्टी की ऊपरी परत कुछ गहराई तक पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो मिट्टी होती है, जुताई करने से पहले जो हमने उसका जो जुताई की, उससे पहले क्या होता है कि जो मिट्टी ऊपर वाली होती है ना, वो सबसे लाभदायक होती है। क्यों? क्योंकि वो पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। पलटने से समान रूप से नीचे की ओर हो जाती है, और जब इसकी जुताई करेंगे, इसको उलट-पुलट करेंगे जो है ट्रैक्टर की सहायता से, तो क्या होगी, वो ऊपर की मिट्टी नीचे आ जाएगी। तो नीचे जाने पर ये जो है समान रूप से ऊपर से नीचे की ओर आ जाती है। हाँ, अब मिट्टी में हल चलाकर उलट-पुलट कर पोला बनाना ही जुताई कहलाता है। जुताई क्या है? जुताई शब्द हम यूज़ कर रहे थे अभी। तो बेसिकली जुताई है, जुताई का जो अर्थ है, मिट्टी में हल चलाकर उसको उलट-पुलट कर पोला बनाना ही क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। बाकी कृषि के औजारों के बारे में आप जानते होंगे कि कौन-कौन से औजार काम में लिए जाते हैं, जैसे हल, कुदाली, कल्टीवेटर होता है। यहाँ पर ये इसका दे रखा है, कल्टीवेटर ट्रैक्टर में पीछे की तरफ जो लगाया जाता है, ये यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट है खाद और उर्वरक देना। अब खाद और उर्वरक क्या होते हैं? काम तो दोनों का एक है, काम दोनों का एक है, खाद भी काम वही करेगा जो उर्वरक करेगा, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने देखा होगा कि किसान जो खेत में क्या है, उर्वरक डालता है। अपनी जो इस फसल को बीज रोपित करने के बाद क्या होता है कि किसान जो है वहाँ पर उर्वरक डालता है। तो सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? सेकंड पॉइंट था बुआई करना, जुताई के बाद बुआई करना। अब हमने जुताई कर ली, अब उसके बाद बुआई करना है, यानी कि फसल जो बीज है फसल का, उसको रोपित करना है जमीन में। सबसे पहले तो ऐसे बीजों का चयन किया जाता है जो स्वस्थ हो, अधिक फसल का उत्पादन किया जा सके, उत्तम बीज की पहचान होती है। तो उत्तम किस्म का अगर बीज उसका हमें पहचानना है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक बाल्टी में पानी लेना है, उसमें हम 2-4 मुट्ठी मूँग के बीज डाल देंगे। अब उसमें कुछ देर बाद बाल्टी में क्या होगा कि बीजों की स्थिति का अवलोकन करेंगे। कुछ बीज तो ऐसे होंगे जो पानी में डूब जाएँगे और कुछ ऐसे होंगे जो तैर रहे हैं। अब जो तैर रहे हैं वो पानी पर क्यों तैर रहे हैं? क्योंकि इसलिए तैर रहे हैं क्योंकि क्षतिग्रस्त और क्या है, खोखले हैं, यानी कि वो हमारे काम के नहीं है। उससे हम अच्छी फसल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। बल्कि जो हल्के हैं वो होने से तैरने लगते हैं, जबकि स्वस्थ बीज खोखले नहीं होने से पानी से भरे बाल्टी के पेंदे में बैठ जाते हैं। ठीक है? तो अतः हल्के होने से ये तैरेंगे, और जबकि स्वस्थ बीज खोखले नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, भारी होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, पानी की बाल्टी के जो पेंदा होता है उसमें बैठ जाते हैं। इस गतिविधि द्वारा स्वस्थ बीजों की पहचान कर उन्हें अलग किया जा सकता है।
थर्ड स्टेप जो होती है कृषि पद्धति की, ये यहाँ पर आपको दिया गया है। बीज बोने का परंपरागत जो औजार पहले के जमाने में हुआ करता था और अभी जो वर्तमान में जो काम में लिया जाता है, सीड ड्रिल को काम में लिया जाता है। बीज बोने की आधुनिक औजार है। अगर वहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, हम इससे भी परिचित होना चाहिए, हमें इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि सीड ड्रिल क्या होता है। सीड ड्रिल जो होता है बीज बोने की आधुनिक औजार है। खाद और उर्वरक, हाँ, हम खाद और उर्वरक के बारे में बात कर रहे थे कि खाद और उर्वरक होता क्या है। तो खाद की जहाँ तक बात की जाए, दोनों एक ही है, दोनों का काम अलग-अलग है, दोनों का काम एक ही है, बट इनकी जो क्वालिटी है, दोनों की डिफरेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं खाद और उर्वरक में अंतर। हमने यहाँ मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों के नाम पढ़े, खाद और उर्वरक। तो बेसिकली दोनों का काम क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरक क्षमता, उर्वरता यानी उपजाऊपन, कितनी ज़्यादा आपको फसल, कितनी अच्छी फसल आपको मिले, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, खाद और उर्वरक को उस ज़मीन में, उस भूमि में हम रोपित करते हैं, डालते हैं। आपने यहाँ देखा होगा कि दोनों ही मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं, फिर भी इनके नाम अलग-अलग क्यों हैं, दोनों में क्या अंतर है? तो जानते हैं। खाद तो क्या होते हैं, प्राकृतिक नेचुरल होते हैं, जैविक होते हैं, और परंतु उर्वरक जो है कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल होता है, बनाया जाता है। प्राकृतिक खाद खेतों में बनाई जाती है, ठीक है? जैसे गोबर की खाद होगी, कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट है। जबकि उर्वरक फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। जैसे कौन-कौन से? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, इसके बाद है सुपर फास्फेट, पोटाश आदि। अगर आपसे यूरिया का फॉर्मूला पूछ लिया जाए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। NH4CONH2 इसका फॉर्मूला होता है। एग्जाम अगर वो क्वेश्चन दे दे कि जो यहाँ पर आप यूरिया है तो किसकी जो है कृत्रिम खाद निम्न में से कौन सा है, तो वहां पर अगर वो यूरिया ना लिख करके डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिख दे NH4CONH2, तो हम लगाएंगे कि ये जो है यूरिया क्या होता है, नेचुरल खाद होता है। ओके, सॉरी, कृत्रिम खाद होता है। इसके बाद है, या नेक्स्ट है जैविक खाद के लाभ। तो जैविक खाद के लाभ क्या है? ये खाद मिट्टी का पुनर्गठन करने में अधिक सक्षम है। इन खाद में लाभदायक जीवाणु की वृद्धि तेजी से होती है। साथ ही साथ मिट्टी क्या होती है, पोली बनी रहती है, जड़ों में श्वसन क्रिया सरलता से होती है। और जो इन जैविक खाद का अगर हम यूज करें, जैसे क्या होता है, मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और हाँ, अगर यूरिया का सबसे ज्यादा निर्माण उत्पादन किया जा रहा है अगर राजस्थान में, तो कहाँ पर होता है, वो है चंबल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड, CFCL गड़ेपान कोटा में। ओके, CFCL गड़ेपान कोटा में यूरिया का उत्पादन किया जाता है, जैविक खाद का। सिंचाई करना अगली स्टेप है, फोर्थ। जब हमने वहां पर उसमें खाद उर्वरक का डाल दिए हैं भूमि में, जमीन में, अब अगली स्टेप क्या होती है, किसान क्या करता है, उसकी सिंचाई करता है। सिंचाई करने के लिए अलग अलग साधन काम में लेते हैं। जैसे सिंचाई से क्या लाभ होते हैं फसल को, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। बीज अंकुरण होता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया, तो पत्तों को जलापूर्ति होती है, पौधों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब सिंचाई है तो जल के स्रोत कौन कौन से हैं? किसान नदी तालाब जो है, किसान कहाँ कहाँ से सिंचाई कर सकता है, नदी तालाब, कुआं, हेडपंप, नहरें, बांध आदि जल स्तरों का उपयोग करके वो सिंचाई के लिए करता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हो। सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? सिंचाई के साधन है पारंपरिक और आधुनिक। पारंपरिक में हम बात करें तो कौन कौन से? चौड़स। आधुनिक में नलकूप। फिर नीचे दे रखा है यहाँ पर, पारंपरिक में हो गया ढेकली, रहट, मोट। ये यहाँ पर आपको चित्र भी दिखाया गया है कि किस तरह से इस सिंचाई को, इस प्रकार की सिंचाई प्रक्रिया काम में ली जाती है। और ये विद्युत पंप है और डीजल पंप है। सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन कौन सी है? सिंचाई की आधुनिक विधियां भी दो तरह की है। फर्स्ट है छिड़काव करके ड्रिप तंत्र। छिड़काव कहाँ पर करेंगे? उस भूमि में करेंगे जो असमतल भूमि होगी, प्लेन नहीं होगी। और जो समतल भूमि होगी उसके लिए तो हम ड्रिप तंत्र, यानी जो ड्रिप सिस्टम होता है, बूंद बूंद करके जो सिंचाई होती है, उसको काम में ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि जो जमीन पर यहाँ पर जो ये पाइप्स हैं, तो इनमें जो होल होते हैं, तो इसके माध्यम से वो पानी क्या होता है, इसमें इसकी सिंचाई होती रहती है। अब अगली स्टेप है फसल की सुरक्षा करना, भी किसान के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है कृषि पद्धति के अंतर्गत। फसल की सुरक्षा करना, फसल की सुरक्षा किस किस से करनी चाहिए किसान को, इससे तो सबसे पहले यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है पूरी, ये पूरी टेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट में इसमें खरपतवार। आपको क्वेश्चन आ जाए कि खरपतवार होता क्या है, तो खरपतवार के बारे में हम जानते हैं। फसल के साथ जो एक्स्ट्रा वहां पर जो पौधे उगाते हैं, जो फसल हमने उगाई है, तो वो क्या होते हैं, उसको आगे ग्रोथ नहीं करने देते हैं उस फसल को। तो ठीक है, और आवश्यक पोषक तत्व पौधे तक नहीं पहुंच पाते हैं, प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है, और पर्याप्त प्रयास नहीं मिल पाता है, पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो ये क्या होता है, खरपतवार के कारण होता है। और खरपतवार क्या होता है, फसल के आसपास जो अनावश्यक रूप से पौधे उगाते हैं, वही खरपतवार होता है। अब इसके बचाव के तरीके क्या है? समय पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए, उनकी कटाई करनी चाहिए, आसपास जो पौधे उग रहे हैं उनको काटना चाहिए, अनावश्यक पौधों को।
इसके अलावा अगर आप जो आधुनिक प्रक्रिया है वो खरपतवारनाशी का उपयोग कर सकते हो। बाद में इसके जो है फसल को कौन-कौन से किस-किस से सुरक्षा करनी है हमें, यहाँ पर दे रखा है। प्राकृतिक प्रकोप है, बाढ़, सूखा, सर्दी, आग आदि से है। कीट या फफूंद, जीवाणु, वायरस द्वारा होने वाले रोग। नेक्स्ट है जानवरों से सुरक्षा करनी है। ला अब है लास्ट है फसल काटना। ओके, फसल काटना सबसे लास्ट स्टेप क्या होती है? फसल काटना। इसके बाद फसल का भंडारण करना। तो आपने खेतों में फसल को काटते हुए देखा होगा। इसके लिए कौन-कौन सी काम में लेते हैं हम? या तो दर्राते से काटती फसल, अभी भी ये काम में लिया जाता है, दर्राते से फसल काटी जाती है। और जो हार्वेस्टर मशीन है उससे भी फसल को काटने में काम में लिया जाता है, हार्वेस्टर मशीन को। तो फसल की कसाई यहाँ पर 2 प्रकार से होती है, कटाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? फसल की कटाई के बाद नमी को दूर करने के लिए कुछ दिन इसे सुखाएंगे। थ्रेशिंग वाला शब्द अगर एग्जाम में आ जाए कि थ्रेशिंग प्रक्रिया क्या है या थ्रेशिंग क्या होता है, तो फसल की जब हमने कटाई की तो उसमें क्या होती है? नमी होती है, क्योंकि क्या है, डायरेक्ट जमीन से वहां से काटी हमने तो उसमें थोड़ी नमी रहेगी जमीन की। तो जो नमी रहती है उसको दूर करने के लिए हम इसे क्या करेंगे? कुछ दिन तो सुखाएंगे। सुखाने के बाद जो इसकी जो अगली स्टेप होती है, बीज के दानों को भूसे से अलग करते हैं, इसे ही थ्रेशिंग कहते हैं। अब थ्रेशिंग करने के लिए किस मशीन का यूज किया जाता है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसके लिए जो है कंबाइनर मशीन का उपयोग करते हैं, कंबाइन मशीन। ठीक है, बड़े जो खेत होते हैं वहां पर कंबाइन मशीन थ्रेशर से फटकने का कार्य करते हैं, जो शीघ्रता से हो जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो चित्र में, कंबाइन मशीन से फटका जा रहा है। ये कंबाइन मशीन है, इसमें फसल को डाला जाता है और ये इसको फटका जाता है। और जो छोटे खेत होते हैं वहां पर क्या है, कंबाइन मशीन का यूज न करके क्या करता है किसान, हाथों से वहां पर उसको फटकता है, जिससे जो बीज है, यहाँ पर दाने हैं, जो बीज के दाने वो भूसे से अलग हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट है अनाज का भंडारण करना। तो अनाज का भंडारण, इसके बाद जो अनाज का भंडारण, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सबसे लास्ट में। अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में भंडारगृह होते हैं, जिन्हें साइलो कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें साइलो। तो इसको नोट कर लीजिएगा, साइलो क्या होता है? साइलो जो होता है, अधिक अनाज जो हो जाता है तो मंडियों में उसका भंडारण किया जाता है। और जो भंडारण गृह होता है, जो भंडारण कक्ष होता है, जहां पर अनाज को भंडारित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, वो है साइलो। या नेक्स्ट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी से ही है, कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें। अगर क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से तो इसी पॉइंट से आएगा कि जो राजस्थान में फसलें उगाई जाती है वो कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर, किस मात्रा, कहाँ पर इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं, कहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में फसल बोई जाती है, उगाई जाती है। तो ये आपको लिस्ट, ये टेबल दे रखी है। बाजरा, जैसे बाजरा के प्रमुख उत्पादक जिले हैं अलवर, जयपुर, नागौर, जोधपुर, सीकर, बाड़मेर। मक्का के दे रखे हैं इसी प्रकार से पूरा यहाँ पर करीबन 18 से, हाँ 18 यहाँ पर ये इसमें फसलें दे रखी है जिनके उत्पादक प्रमुख जिले हैं। नेक्स्ट है प्रमुख फल व सब्जी उत्पादक क्षेत्र। तो प्रमुख फल और सब्जी क्वेश्चन आएगा तो या तो वो जो अपन ने वहां पर ऊपर देखा फसलें, वहां से आ सकता है, या फिर ये जो अब तक क्वेश्चन आया है एग्रीकल्चर, अगर हम जीके की बात करें राजस्थान से रिलेटेड, तो वो प्रमुख फल व सब्जी उत्पादक क्षेत्रों से आता है। संतरा, संतरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है उत्पादन? झालावाड़। नींबू की बात करें तो धौलपुर। अमरूद सवाई माधोपुर में। मटर और टमाटर जयपुर में। इसके अलावा बेर भी जयपुर में है, आंवला भी जयपुर में है। तो आप यहाँ पर याद कर सकते हो कि जो जयपुर में है कौन कौन सी फसल प्रमुख उत्पादक होती है, तो मटर, टमाटर, बेर, आंवला। ठीक है। मतीरा होता है, एक फसल है, सब्जी होती है, टोंक में। मिर्ची सवाई माधोपुर में। अदरक उदयपुर में। लहसुन कोटा। माल्टा श्रीगंगानगर। अंगूर श्रीगंगानगर। ककड़ी बीकानेर। खरबूजा पाली। आम चित्तौड़गढ़। सौंफ सिरोही। अजवाइन जो है चित्तौड़गढ़ में है। प्याज जोधपुर। केला बांसवाड़ा। मौसमी श्रीगंगानगर। तो ये थी कुछ फसलें जिनके उत्पादक प्रमुख जिले थे, जहां पर इनके प्रमुख जो अधिकता में इनका उत्पादन होता है। तो क्वेश्चन के आने की संभावना एग्रीकल्चर जो जीके है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर अमरूद, तो अमरूद इंपॉर्टेंट है। अमरूद का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? सवाई माधोपुर में। इसके अलावा संतरा इंपॉर्टेंट है। बाद में अदरक, लहसुन। तो बाकी नीचे जो एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको वो सब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इनको वन बाय वन करके देखा हमने यहाँ पर। अब है एग्रीकल्चर। तो राजस्थान में एग्रीकल्चर का क्या स्कोप है, कितना यहाँ पर सिंचाई क्षेत्र है? अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो यहाँ से भी आ सकता है। बट जो आरबीएससी की 8th क्लास की बुक है, ये उसमें पूरा मैटर कवर कर रखा है जो आपके टॉपिक दे रखे हैं। थैंक यू।